तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीरीज कैपेसिटर इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जो पहली सर्किट थी उस पहली सर्किट में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस जो सर्किट है उस सर्किट में हमने कितने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ है? दो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन हुआ है। तो ये जो दो ट्रांजिस्टर है उसकी वजह से ये जो हमारी सर्किट बनती है उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? टू स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो ये जो पहला स्टेज हो गया वो कौन सा है? पहला स्टेज है हमारे 4 रजिस्टर्स और उसके साथ कनेक्ट हुए एक ट्रांजिस्टर का। मतलब कि ये क्या है? ये है हमारा पहला स्टेज। और दूसरा स्टेज कौन सा है? तो ये है हमारा दूसरा स्टेज। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? टू स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है C1, ये जो लास्ट कैपेसिटर है C5, इन दोनों के बारे में तो हमने अच्छी तरह से डिस्कशंस कर ली है। आगे के ये जो स्लाइड थे, आगे के ये जो सभी डिस्कशंस थे, सभी टर्म्स थे उसमें। लेकिन यहाँ पे एक और कैपेसिटर आता है जिसे हम बोलते हैं C3। ये कैपेसिटर है, उसका नाम भी कपलिंग कैपेसिटर ही है, लेकिन इस कैपेसिटर को अच्छी तरह से इसलिए मैंने डिस्क्राइब करने का आपके सामने निर्णय किया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकती है कि कॉमन सप्लाई है VCC। ये कॉमन सप्लाई दोनों स्टेज को, मतलब कि ये स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, दोनों को वो क्या प्रोवाइड करता है? दोनों को वो DC सप्लाई प्रोवाइड करता है। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे दोनों स्टेजेस के बीच में एक कैपेसिटर नहीं कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि अगर कोई रीजंस की वजह से मैंने यहाँ पे, चलो ये कंसिडरेशन लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ये कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किया हुआ है और ये जो हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन है। तो क्या होगा अगर किसी वजह से इस फर्स्ट स्टेज में कोई लोडिंग इफेक्ट आ गया? लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी रीजन की वजह से इस पोर्शन में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये जो VCC का करंट का प्रोवाइडिंग है वो प्रोवाइडिंग फर्स्ट स्टेज की ओर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और सेकंड स्टेज की ओर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में कोई रीजंस की वजह से लोडिंग इफेक्ट जनरेट हुआ। और हम जानते हैं करंट किस फॉर्मेट में वे करता है, करंट किस फॉर्मेट में फ्लो होता है? वही फॉर्मेट में फ्लो होता है जिस फॉर्मेट में रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज रेजिस्टेंस होने की वजह से ज्यादातर करंट किस ओर फ्लो होता है? सेकेंड स्टेज की ओर फ्लो होता है। और उसकी वजह से फर्स्ट स्टेज का ये जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर किस रीजन में चला जाएगा? कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह से काम नहीं करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? सिग्नल अच्छी तरह से एम्पलीफाई नहीं होगा। ये जो पूरा का पूरा डबल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या हो जाएगा? कट ऑफ रीजन में चला जाएगा और ये अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? दोनों स्टेजेस में अच्छी तरह से पोटेंशियल्स को अच्छी तरह से स्प्रेड करना पड़ता है और करंट को अच्छी तरह से उसमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेज का करंट है, फर्स्ट स्टेज का ये जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को हमें सेकेंड स्टेज में जाने से रोकना है और सेम दूसरे स्टेज का ये जो वोल्टेज है, ये जो करंट है, उसे हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेज में जाने से रोकना है। मतलब कि यहाँ पे ट्रांसफरिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड टू फर्स्ट हमें कभी भी नहीं होने देना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इन दोनों स्टेज के बीच में क्या करना पड़ता है? एक कैपेसिटर जोड़ना पड़ता है और उस कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को क्या करता है? कपल करता है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मैंने किस तरह से लिख रखा है। इट ब्लॉक्स DC सिग्नल ऑफ बैटरी सप्लाई VCC बट अलाउ टू पास द AC सिग्नल फ्रॉम द इनपुट। और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? इट ब्लॉक्स DC सिग्नल ऑफ द बैटरी सप्लाई VCC बट अलाउ टू पास द AC सिग्नल फ्रॉम ट्रांजिस्टर। फिर यहाँ पे मैंने बीच के कैपेसिटर के बारे में क्या लिख रखा है? दिस कैपेसिटर कपल्स द टू स्टेज, हैंस DC सप्लाई ऑफ बैटरी रिमेन्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज का जो करंट है, वोल्टेज है, वो कहाँ पे आइसोलेट रहेगा? फर्स्ट में रहेगा। और दूसरे स्टेज का ये जो करंट है, वोल्टेज है, वो कहाँ पे आइसोलेट रहेगा? दूसरे स्टेज में आइसोलेट रहेगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी कंबाइन नहीं होंगे। फिर बात कर लेते हैं इसी सर्किट में मैंने जो आपको एक नया कनेक्शन दिया है उस नए कनेक्शन के बारे में। तो ये क्या है? ये है एक नया कनेक्शन।
यहाँ पे C2 और C4 मतलब कि C2 है हमारे एक रजिस्टर के पैरेलल का कैपेसिटर, C4 भी है एक दूसरे रजिस्टर का पैरेलल का कैपेसिटर। उसको मैंने क्या नाम दे रखा है? बाईपास कैपेसिटर। बाईपास का मतलब क्या होता है? जब आप कैपेसिटर को किसी कंपोनेंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक सिग्नल को जब आप इस पैरेलल कनेक्शन में से पास करते हैं तो वो सिग्नल दो वे को अपने सामने देखता है और उन दोनों वेज में से उस वे को पसंद करता है जो वे उसे कम से कम रिएक्टेंस या तो कम से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से ये जो लो रिएक्टेंस पाथ होगा उस लो रिएक्टेंस पाथ में से क्या होगा? वो सिग्नल पास हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल ब्लॉक नहीं होने वाला है, दोनों सिग्नल आउटपुट में जाने वाले हैं। लेकिन ये दोनों सिग्नल किस टर्मिनल में से आपको आउटपुट में मिलेंगे वो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से ये सभी कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप इस रजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में से अगर आप एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल के कॉम्बिनेशन को पास करते हैं तो क्या होगा कि एसी सिग्नल कैपेसिटर के वे में से पास हो जाएगा, जबकि डीसी सिग्नल कौन से वे में से पास होगा? रजिस्टर के वे में से पास होगा, क्योंकि रजिस्टर डीसी सिग्नल को कम से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और कैपेसिटर एसी सिग्नल को कम से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से क्या होगा कि उस कैपेसिटर में से एसी सिग्नल को पास होना पड़ेगा और डीसी सिग्नल को कहां से पास होना पड़ेगा? रजिस्टर में से पास होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशंस करने वाले हैं इस बाईपास कैपेसिटर के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहां पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ बाईपास कैपेसिटर इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो ये जो सर्किट है इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि मैंने सभी रजिस्टर्स की एस्टिमेटेड वैल्यू आपको दे रखी है। सभी के सभी तीनों कैपेसिटर से मेरा मतलब क्या है? ये जो है सी इन है, ये क्या है? कपलिंग कैपेसिटर है या फिर इसे आप बोलते हैं सी ओ मतलब कि आउटपुट कैपेसिटर। मैंने यहाँ पे आपको सी ओ इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी आप सिग्नल कैपेसिटर के बाद में लेने वाले हैं वो सिग्नल डायरेक्टली आउटपुट होने वाला है, वो सिग्नल किसी और स्टेज में जाने वाला नहीं है। इसलिए आप इस कैपेसिटर को क्या बोल सकते हैं? आउटपुट कैपेसिटर बोलते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर दूसरे स्टेज को कपल नहीं करता है। तो ये जो हमारा एक कैपेसिटर हो गया वो क्या था? सी इन था। यहाँ पे जो दूसरा कैपेसिटर था उसे हमने क्या बोला कि ये जो है वो सी ओ है, मतलब कि आउटपुट कैपेसिटर है। लेकिन जब आप बात करते हैं इस पोर्शन के बारे में तो ये जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या है? हमारा बाईपास कैपेसिटर का पोर्शन है। तो ये जो बाईपास कैपेसिटर है वो किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? आर ई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये आर ई क्या है, फिर ये बाईपास कैपेसिटर क्या है, तो मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स है, बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर पोर्शन है वहाँ पे ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल है? वहाँ पे ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल है। तो ये एमीटर टर्मिनल के साथ जो रजिस्टर कनेक्ट हुआ है उस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? आर ई बोलते हैं। और उसी टर्मिनल के साथ पैरेलल में क्या कनेक्ट हुआ है? ये कैपेसिटर कनेक्ट हुआ है। तो इस कैपेसिटर को हम क्या बोल सकते हैं? सीई बोल सकते हैं। सीई का मतलब क्या होता है? एमीटर कैपेसिटर। लेकिन ये एमीटर कैपेसिटर बोले तो भी ये सही होगा, अगर आप इसे बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर तो भी ये सही होगा, अगर आप दोनों का यूज करके इसे आप इस तरह से बोलते हैं एमीटर बाईपास कैपेसिटर तो भी ये अच्छी तरह से इक्वल ही बना रहेगा, क्योंकि ये एमीटर के साथ कनेक्ट हुआ है और बाईपास का काम करता है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? एमीटर बाईपास कैपेसिटर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या डिस्कशंस करने वाले हैं? नेक्स्ट स्लाइड में ये जो आपका जूम पोर्शन है इस जूम पोर्शन को हम देखने वाले हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारा मिडल का पोर्शन था उस मिडल के पोर्शन में डीसी और एसी दोनों सिग्नल प्रेजेंट है, इसलिए इस पोर्शन में डीसी और एसी दोनों सिग्नल आने वाले हैं, जबकि इनपुट पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ एसी था और आउटपुट पोर्शन में क्या था? सिर्फ और सिर्फ एसी था। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कैपेसिटर को सिर्फ और सिर्फ एसी के साथ डील करना था, यहाँ के कैपेसिटर को सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? एसी के साथ डील करना था, जबकि यहाँ पे कैपेसिटर को एसी और डीसी दोनों के साथ डील करना है और दोनों में से किसी भी सिग्नल को ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डीसी सिग्नल को ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा कि आप सोच लीजिए अगर यहाँ पे कैपेसिटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया होता तो क्या होता कि ये डीसी सिग्नल है वो यहाँ पे आगे पास नहीं होता, तो क्या होता? ये डीसी सिग्नल ग्राउंड नहीं हो पाता। अगर ग्राउंड नहीं हो पाता
तो ये डीसी सिग्नल अपनी साइकिल कंप्लीट करके फिर से वीसीसी की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बैटरी को देखते हैं तो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस। तो ये माइनस टर्मिनल क्या है, यहाँ पे ग्राउंडेड है। तो अगर ये टर्मिनल ग्राउंडेड नहीं होता है, अगर ये सर्किट का ये जो साइकिल है वो इस तरह से कंप्लीट नहीं होता है, तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे काम नहीं करता। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आप जो एक कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस कैपेसिटर को किस कनेक्शन में कनेक्ट किया था, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये जो वीसीसी का फॉर्मेट है वो वीसीसी का फॉर्मेट अच्छी तरह से अपने प्लस, फिर ये ट्रांजिस्टर, फिर ये एमीटर, फिर ये ग्राउंड, और ग्राउंड होने की वजह से कहाँ पे आ जाता है फिर से वीसीसी की ओर। तो ये जो हमारा साइकिल है प्लस टू दी माइनस का ये जो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट है वो क्या होता है अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो डिस्कशंस करते हैं इसके पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका बेस टर्मिनल है उस बेस टर्मिनल में मैंने आपको क्या दिया है, एसी और डीसी दोनों सोर्सेस को अप्लाई किया हुआ है। तो ये डीसी सिग्नल कौन सा है, वो डीसी सिग्नल डीसी बैटरी के बायसिंग का सिग्नल है। और ये एसी सिग्नल कौन सा है, वो एसी सिग्नल सब्जेक्ट सिग्नल है, जिसे कि हम क्या करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो ये दोनों सिग्नल कहाँ पे इनपुट होते हैं, दोनों सिग्नल बेस टर्मिनल के पास इनपुट होते हैं, और बेस टर्मिनल में से पास होने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं एमीटर की ओर जाते हैं। तो एमीटर की ओर जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एमीटर के पास इस दोनों डीसी और एसी सिग्नल को क्या मिलता है, एक ऑप्शनल वे प्रोवाइड किया हुआ मिलता है। तो ये ऑप्शनल वे में क्या होता है कि डीसी सिग्नल तो कैपेसिटर में ब्लॉक हो जाता है, इसलिए कैपेसिटर में से वो डीसी सिग्नल पास नहीं होता है। वो डीसी सिग्नल कहाँ से पास होता है, वो रजिस्टर में से पास होता है। तो ये क्या हो गया, ये डीसी सिग्नल बेस में से होते हुए एमीटर में से होते हुए कहाँ पे चला गया, आर ई में चला गया। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिख के दे रखा है कि ये डीसी सिग्नल कहाँ पे आपको आउटपुट में मिलता है, वो कैपेसिटर में से नहीं मिलता है, जबकि कहाँ से मिलता है, आर ई रजिस्टर के पास से मिलता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्या लिख के दे रखा है, कैपेसिटर प्रोवाइड्स हाई रिएक्टेंस टू द डीसी सिग्नल सो इट पास थ्रू द रजिस्टर। मतलब कि वो डीसी सिग्नल कैपेसिटर के हाई रिएक्टेंस की वजह से कहां पे चला गया, आर ई में चला गया। और दूसरी बात किसके बारे में हम कर सकते हैं, एसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एसी सिग्नल है वो सेम टाइम में मैंने कहां पे इस्तेमाल किया हुआ है, वही ट्रांजिस्टर के साथ इस्तेमाल किया हुआ है। और वो ट्रांजिस्टर उस एसी सिग्नल को बेस में से होकर कहां पे लाता है, इस एमीटर के इस जंक्शन पॉइंट पे लाता है। उस जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है कि रजिस्टर का ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस कैपेसिटर के रिएक्टेंस के कंपेयर में क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो क्या होता है कि ये जो एसी सिग्नल है वो कहां से पास हो जाता है, ये एसी सिग्नल इस कैपेसिटर में से पास हो जाता है, जिसका हमने नाम क्या दे रखा है, बाईपास कैपेसिटर। तो इसका नाम हमने बाईपास इसीलिए दिया था क्योंकि ये एसी सिग्नल को एमीटर के टर्मिनल में ये जो कनेक्ट हुआ रजिस्टर है, उस रजिस्टर में से उस एसी सिग्नल को क्या कर देता है, बाईपास कर देता है। मतलब कि उस एसी सिग्नल को इस रजिस्टर में से पास नहीं होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक बाईपास वे है। वो बाईपास वे किसके द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाता है, वो इसको ए कैपेसिटर की वजह से प्रोवाइड किया हुआ मिलता है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिख के दे रखा है कि ये जो कैपेसिटर है वो प्रोवाइड करता है किसको, एक एसी सिग्नल को वेरी लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से एसी सिग्नल है वो एसी सिग्नल कहाँ से पास होता है, कैपेसिटर में से पास होता है। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल पोर्शन था, मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि वो एक पार्शियल बिहेवियर था बिटवीन एसी सोर्स एंड डीसी सोर्स। कौन ये पार्शियल बिहेवियर दे रहा था, आपका ये बाईपास कैपेसिटर। तो इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कशंस किया कि ये जो एसी और डीसी सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को जब आप ट्रांजिस्टर में से पास करते हैं तो एमीटर टर्मिनल के पास डीसी सिग्नल आर ई में से पास हो जाता है, और एसी सिग्नल कहाँ से पास हो जाता है, इस कैपेसिटर में से पास हो जाता है। दूसरी बात आपको ये यहाँ पे याद रखनी है कि हमने ये कैपेसिटर को क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि अगर एसी सिग्नल को आप रजिस्टर में से पास करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसी सिग्नल रजिस्टर में से पास नहीं होने वाला था। एसी सिग्नल रजिस्टर में से पास होने ही वाला था, लेकिन क्या होता अगर आप उस एसी सिग्नल को रजिस्टर में से पास करते, तो वो रजिस्टर एसी सिग्नल को कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता कि उस रजिस्टर के ऊपर
उस एसी सिग्नल का थोड़ा सा वोल्टेज क्या हो जाता, इस रजिस्टर के ऊपर क्या हो जाता, ड्रॉप हो जाता। मतलब कि अगर आप कंसीडर करते हैं कि ये एसी सिग्नल 5 वोल्ट के कैपेसिटी का है, तो क्या होता, ये रजिस्टर अपने ऊपर कंसीडर करते हैं कि ये शायद 2 वोल्ट अपने ऊपर क्या कर लेता, ब्लॉक कर लेता। मतलब कि 2 वोल्ट अपने ऊपर क्या कर लेता है, ड्रॉप कर लेता है। तो आउटपुट में जो वोल्टेज जाते वो कितने होते, सिर्फ 3 वोल्ट होते। मतलब कि यहाँ पे हमने जो ये बड़ी सी मेहनत करके ये जो एम्प्लीफिकेशन करके ये जो वोल्टेज का राइज अप कंसिस्ट किया है, मतलब कि इनपुट का 1 वोल्ट को हमने क्या किया कि आउटपुट में 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट किया। तो उन 10 वोल्ट में से थोड़े से वोल्टेज क्या हो जाते हैं, थोड़े से वोल्टेज तो यहाँ पे आर ई के ऊपर क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये जो हमारा एम्प्लीफिकेशन करने के लिए जो हमारा एक बड़ा सा इम्पोर्टेंस का एक जो हमने एक काम किया था, वो काम क्या हो गया, वो तो लॉस हो गया, क्योंकि आर ई ने अपने ऊपर थोड़े से वोल्टेज इसको ड्रॉप कर लिया। तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट साबित होता है। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को रिलीज करने के लिए हमने क्या किया, एक ऑप्शनल वे प्रोड्यूस किया। जो ऑप्शनल वे हमें किसने प्रोवाइड किया, एक कैपेसिटर ने प्रोवाइड किया। लेकिन आपको याद रखना है कि ये कैपेसिटर किस कनेक्शन में कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी सिग्नल ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन दो सिग्नल को एक ऑप्शनल वे प्रोवाइड किया हुआ मिल जाता है। तो चलते हैं आगे की स्लाइड की ओर। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने आगे डिस्कशंस किया हुआ था सी इन के बारे में, फिर हमने डिस्कशंस किया सी सी के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि टोटल कितने कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, 3 कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। तो ये 3 कैपेसिटर में ये जो लास्ट कैपेसिटर बचता है उसका नाम हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, उसका नाम है एमीटर बाईपास कैपेसिटर। तो ये एमीटर बाईपास कैपेसिटर के बारे में हमने अच्छी तरह से डिटेल में सभी डिस्कशंस की हुई है। लेकिन ये जो नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट था, वो नोट मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इस नोट को हम अच्छी तरह से एक बार मेंशन कर लेते हैं, एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड एट द एमीटर टर्मिनल। ये कैपेसिटर कहाँ पे कनेक्ट होता है, एमीटर टर्मिनल के पास कनेक्ट होता है ऑफ द ट्रांजिस्टर, वेयर द सिग्नल इज प्रोवाइडेड एज एन बाईपास और आउटपुट। तो यहाँ पे जो आपको ये एसी सिग्नल मिलता है, वो एसी सिग्नल किस फॉर्मेट में मिलता है, बाईपास या फिर आउटपुट के फॉर्मेट में मिलता है। This connection is parallel with respect to the output coming AC सिग्नल। मतलब कि ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। किसके रिस्पेक्ट में पैरेलल कनेक्शन है, ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल आता है, इस आउटपुट सिग्नल की कंपैरिजन में ये जो कनेक्शन है वो कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। फिर आगे मैंने यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इट इज ब्लॉक्स द डीसी सिग्नल टू कम टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये अपनी ओर आने वाले डीसी सिग्नल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। हेंस द डीसी सिग्नल पास थ्रू द रजिस्टर आर ई एंड एसी सिग्नल पास थ्रू द कैपेसिटर सी ई। तो ये भी बात हमने अच्छी तरह से वहां पे डिस्कशंस की हुई थी। फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, द मेन रीजन टू यूज दिस कैपेसिटर इज to maintain the shape and information of AC signal as it is। मतलब कि ये कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम रजिस्टर की ओर इस एसी सिग्नल को जाने से रोक लेते हैं, तो एसी सिग्नल की ये जो शेप है और एसी सिग्नल का ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो ये हमें क्या हेल्प करता है कि ये जो एम्पलीफाई किया हुआ वोल्टेजेस है, वो वोल्टेजेस कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। शेप से मेरा मतलब क्या है कि उसका अगर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है, तो उसका मतलब यही होता है कि उसका शेप क्या हुआ है, डिफॉर्म हुआ है। डिफॉर्म मतलब कि वो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। और इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है कि अगर वो रेजिस्टेंस उस सिग्नल को थोड़ा सा भी रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो उसमें क्या हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी चेंज आए। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं जब किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से उस सिग्नल की जो ये इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन टोटली चेंज हो जाती है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा ये जो पूरा का पूरा ई एम स्पेक्ट्रम है, ई एम स्पेक्ट्रम मतलब कि क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं कि जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बिलोंग करते हैं, मतलब कि उसकी ओर शिफ्ट होते हैं, तो शिफ्ट होने के साथ साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से वो साथ के साथ अलग अलग टाइप से वो टाइप्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब कि रेडियो सिग्नल से लेके आप गामा सिग्नल की ओर जो आप प्रोपेगेट होते हैं, तो उन सभी सिग्नल में अगर कोई चेंज है, तो वो चेंज किसके टाइप का है, वो चेंज सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के टाइप का है।
मतलब कि अगर 2 सिग्नल में फ्रीक्वेंसी का चेंज है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सिग्नल क्या है, टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर 2 सिग्नल में सिर्फ़ और सिर्फ़ वोल्टेज का चेंज है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उस सिग्नल में इन्फॉर्मेशन का चेंज है, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि टोटली सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का भी वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल एम्पलीफाई नहीं किया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही है। किसके कंपैरिज़न में? आउटपुट के कंपैरिज़न में। लेकिन उसमें अगर चेंज है तो सिर्फ़ चेंज किसके बारे में है? वो चेंज सिर्फ़ और सिर्फ़ वोल्टेज के बारे में है। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो ही आपका सिग्नल एज़ इट इज़ मेंशन रहता है, वरना वो सिग्नल क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? Because due to high reactance, it may be possible that the shape and information of AC signal distort. So we need to allow them easy and smooth way. तो easy और smooth way का मतलब क्या होता है? ऐसा वे जहां पे आपको रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलता है? कम से कम देखने को मिलता है। That can be possible by only capacitor in parallel connection. तो इस स्लाइड में हमने ये जो आपको नोट दे रखा था, वो नोट किसके बारे में था? वो नोट एमीटर बाईपास कैपेसिटर के बारे में था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशंस। तो इस स्लाइड में हम क्या देखते हैं? कंक्लूजन के बारे में। यहाँ पे है ये इनपुट सिग्नल, फिर यहाँ पे है ये इनपुट कैपेसिटर, फिर यहाँ पे हम लेते हैं ये आउटपुट। वो आउटपुट कहाँ से हम लेते हैं? वो आउटपुट कलेक्टर और एमिटर के ग्राउंड के बीच में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आता है? फेज रिवर्सल आता है, क्योंकि इनपुट का फर्स्ट साइकिल कैसा है? प्लस। आउटपुट का साइकिल कैसा है? माइनस। यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट किया हुआ है? एमिटर बाईपास कैपेसिटर। आप इसे गलती से ये मत समझिएगा कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में ही कनेक्टेड है। और दूसरा कैपेसिटर क्या कहाँ पे कनेक्ट होता है? यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सीसी कैपेसिटर, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं? सी ओ कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये जो कंक्लूजन था, उस कंक्लूजन में हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि ये जो सभी कैपेसिटर्स है, तीनों कैपेसिटर्स है, उस कैपेसिटर का रोल एक आपकी एम्पलीफायर सर्किट में